हाय स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन हैं। कंप्यूटर की बेसिकली 5 जनरेशन्स हैं। 1 बाय 1 करके हम सारे जनरेशन्स को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। कंप्यूटर की जनरेशन का मतलब क्या है? कंप्यूटर बहुत ही बड़े साइज से, कंप्यूटर जो सबसे पहले बनाया गया था वो बहुत ही तकरीबन 3 रूम्स का एक कंप्यूटर था, जो कि मतलब बहुत बड़ा साइज था। उससे छोटा होता गया, यानी वक्तन फवक्तन बड़े साइज से छोटे साइज में डेवलप होना शुरू हो गया। और जो छोटे साइज वाले कंप्यूटर थे वो बड़े साइज वाले कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल थे। ये जो वक्तन फवक्तन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बेहतरी है, ये बेहतरी को हम क्या कहते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाती है। मतलब टाइम टू टाइम जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज में जो चेंजेस आई, जो बेहतरी आई, वो जो बेहतरी है उसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। हर एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बुनियाद न्यू टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। यानी हर एक जनरेशन जब आया तो वो बेसिकली किस चीज पर उसकी बुनियाद रखी? न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, जो कि कंप्यूटर के पिछले जनरेशन से ज्यादा तेज, उससे ज्यादा बेहतर, साइज में छोटे और पिछले जनरेशन से ज्यादा पावरफुल थे। ये बेसिकली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जनरेशन यूज होता था कई हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के लिए, लेकिन अभी जनरेशन यूज होता है हार्डवेयर और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के लिए, जिससे पूरा कंप्यूटर बनता है। यानी पहले जनरेशन वर्ड यूज होता था सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के चेंजेस के लिए, लेकिन अभी हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के चेंजेस के लिए भी जनरेशन का वर्ड यूज होता है। अब तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं। आगे इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, यानी कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उस जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड। फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उस जनरेशन की कंप्यूटर की शेप, साइज और स्ट्रक्चर। और उसके साथ साथ उस जनरेशन की कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है या कहाँ कहाँ पर वो यूज होता है, उसके बारे में अभी आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का दौरानिया 1940 से 1949 तक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब बुनियादी एलिमेंट के तौर पर यूज हुआ और वैक्यूम ट्यूब सीपीयू के लिए मेन सर्किट के तौर पर यूज हुआ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बुनियादी एलिमेंट के तौर पर यूज हुआ और वैक्यूम ट्यूब सीपीयू के लिए मेन सर्किट के तौर पर यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, जैसा कि 0 and 1 एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर 0 and 1 यानी मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को 0 and 1 को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे। यानी जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते थे तो 0 and 1 की फॉर्म में देते थे कि 0 0 0 1 1 1 0, इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती थी। एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से तकरीबन 3 नॉर्मल रूम्स का जगह लेता था। यानी इतना बड़ा होता था कि 3 नॉर्मल रूम्स कवर करते थे एक ही कंप्यूटर के लिए। और फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड, पेपर टेप यूज होते थे इनपुट या आउटपुट या स्टोरेज कंपोनेंट के तौर पर। स्टोरेज की अवेलेबिलिटी तो नहीं थी, लेकिन पंच कार्ड और पेपर टेप वगैरह यूज होते थे। और फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूजर पंच कार्ड या पेपर टेप पर अपने इंस्ट्रक्शन सबमिट कर लेते हैं, यानी पंच कार्ड और पेपर टेप पर 0 and 1 के फॉर्म में अपने इंस्ट्रक्शन सबमिट कर लेते हैं और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो वो क्या था? वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप लोग फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स को देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स डेवलप हुई वो जिनमें एनिएक है, एडवेक है, यूनिएक है और यूनिवेक है और IBM 650 है, IBM 701 और एडसेक है। जिसमें एनिएक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर
और एडवेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और यूनिवेक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और एडसेक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हो गई या डेवलप हो गई। अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, जिनमें सबसे पहले कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। इस वजह से उसका साइज़ बहुत ही बड़ा था, बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर था, क्योंकि उस पर बहुत ही खर्चा आता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसके लिए एसी की ज़रूरत पड़ती। बहुत ज़्यादा एसीज लगे हुए होते थे ताकि उस कंप्यूटर को कूल कर सके। कभी कभार तो वैक्यूम ट्यूब्स जल जाते। कंप्यूटर को एक ही वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स अक्सर जल जाते। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था, जैसा कि 0 और 1, और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत मुश्किल था। इसके लिए ख़ास कंप्यूटर ऑपरेटर रखने पड़ते ताकि वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करे और हमें रिजल्ट दे दे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 3 रूम का जगह लेता था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका वज़न कितना होगा। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की। और अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अकेला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। उस वक्त कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद नहीं था जो कैलकुलेशन कर सके। ये अकेला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कि कैलकुलेशन करता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और सबसे पहला डिवाइस था जो मेमोरी को होल्ड कर सकता था, जो टेम्पररी मेमोरी को होल्ड कर सकता था, परमानेंट नहीं टेम्पररी। परमानेंट मेमोरी आगे जनरेशन में आती है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में एक बहुत बड़ा नुकसान यह था कि इसका साइज़ बहुत बड़ा था, इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल था। वैक्यूम ट्यूब्स का जलना आम था, मतलब ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अक्सर वैक्यूम ट्यूब्स जल जाते, जिस वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब जल जाते थे, मतलब जो वैक्यूम ट्यूब की जलने की वजह बन जाती। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से अक्सर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती। अब आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का दौरानिया, यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम था वो बेसिकली 1950 से 1959 तक था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ट्रांजिस्टर फर्स्ट जनरेशन से सस्ते, फर्स्ट जनरेशन से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर थे। और सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेन मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जबकि मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल हुए। सेकंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जैसा कि फोर्टान और कोबोल हाई लेवल लैंग्वेजेस सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्टान और कोबोल कब डेवलप हुई। और सेकंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो मैंने आप लोगों को समझाया है, और मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी बताने वाला हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है प्रोसेसर को शेयर करते हुए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स या टास्क एक ही वक्त कंप्लीट करना, यानी एक ही प्रोसेसर का यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क को एक ही वक्त पे कंप्लीट करना, यानी एक से ज़्यादा टास्क को एक ही वक्त कंप्लीट करना एक ही प्रोसेसर का यूज़ करते हुए। ये क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही टास्क कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर थी जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, वो डिफरेंट टास्क यानी एक से ज़्यादा टास्क एक ही वक्त एक ही प्रोसेसर के ज़रिए कंप्लीट कर सकते थे। ये क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
और अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आता है IBM 1620 सीरीज, IBM 7049 सीरीज, CDC 3600 और CDC 1604। ये बेसिकली वो कंप्यूटर्स हैं जो सेकंड जनरेशन में डेवलप हुए या सेकंड जनरेशन में इन्वेंट हुए। अब आते हैं सेकंड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर थे जो इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। मैंने पहले बताया ना कि मैं अभी बताने वाला हूँ आगे कि कौन से जनरेशन में इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करना शुरू हो गया। वो थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते थे परमानेंटली। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर साइज में छोटे थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन एसी की ज़रूरत अब भी थी। सेकंड जनरेशन से हीट तो कम प्रोड्यूस करते थे लेकिन एसी की ज़रूरत अब भी थी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ फर्स्ट जनरेशन से कम था, यानी फर्स्ट जनरेशन से कम पावर यूज़ करता था और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा तेज़ और उससे ज़्यादा आसानी से यूज़ होते थे। अभी भी महंगे थे, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी महंगे थे लेकिन फर्स्ट जनरेशन से सस्ते थे। मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी सपोर्ट करते थे। मशीन लैंग्वेज जैसा कि 0 and 1 वो तो सपोर्ट करते ही थे, उसके साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का मतलब है कि सोर्स कोड भी सपोर्ट करते थे जो कि बहुत हद तक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा आसानी से यहाँ वहाँ ले जाए जा सकते थे। अभी भी यहाँ वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से 40% साइज में कम हुई, लेकिन अभी भी यहाँ वहाँ ले जाना मुश्किल था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से बेहतर थे। एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ आते हैं। एडवांटेजेस में है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज काफ़ी हद तक कम हुआ, जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब का साइज बराबर था 200 ट्रांजिस्टर के। यानी अगर हम रिप्लेस करना चाहें एक वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर की जगह पर, तो एक वैक्यूम ट्यूब का जगह 200 ट्रांजिस्टर के बराबर था। ये इसका एक एडवांटेज था। सेकंड जनरेशन का दूसरा एडवांटेज ये था कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर 40 टाइम्स ज़्यादा तेज था फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 40 टाइम्स ज़्यादा तेज था। सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी हद तक सस्ते थे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन। डिसएडवांटेजेस में है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाते और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को भी मेंटेन करना मुश्किल था, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। फर्स्ट जनरेशन से बेहतर तो था लेकिन डिसएडवांटेजेस थी कि अभी भी उसमें प्रॉब्लम आती थी। अच्छा, तो अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की बजाय ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। IC की इन्वेंशन जैक किल्बे ने की थी और जो थर्ड जनरेशन है उसका दौरानिया यानी उसकी ड्यूरेशन 1960 से 1969 तक थी। एक IC के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स और कैपेसिटर लगे हुए होते थे। IC की डेवलपमेंट की वजह से कंप्यूटर और भी ज़्यादा साइज में छोटा, और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा बेहतर होने लगा। थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स की बजाय कीबोर्ड और मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के साथ यूज़र का इंटरेक्शन हुआ। अगर आप लोगों से कहीं भी पूछा जाए कि मॉनिटर और कीबोर्ड किस जनरेशन में डेवलप हो गए थे, तो उसका आंसर होगा मॉनिटर और कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हो गए थे या डेवलप हो गए थे, चाहे जो भी हो। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टेक्निक है जो एक ही वक्त बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों से एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है।
यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए एक ही कंप्यूटर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों के लिए यूज़ होता है एक ही वक्त। किसके थ्रू? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और उसके साथ साथ हमारे साथ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ये एक ऐसा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसका टाइम इंटरवल इतना कम होता है, जिसमें इनपुट भी लेता है, उस पर प्रोसेसिंग भी करता है और बहुत ही फास्टली पूरे एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करता है। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका टाइम इंटरवल इतना ज़्यादा कम होता है, जिसमें वो इनपुट भी लेता है, उस पर प्रोसेसिंग भी करता है और पूरी एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करता है। इतनी फास्टली कंट्रोल करता है कि उसका पता ही नहीं चलता कि प्रोसेसिंग भी हुई है, इनपुट भी हुआ है और आउटपुट इतनी जल्दी से दे देता है। तो वो किसकी खसूसियत है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की खसूसियत है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने सेकंड जनरेशन में आप लोगों को समझाया है, उम्मीद है आप लोग उस पर समझते होंगे। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुए, जैसा कि फोर्टान 2 टू फोर्टान 4, यानी फोर्टान 2 से लेकर फोर्टान 4 तक, कोबोल, पास्कल PL1, बेसिक, अल्गोल 68 एटसेट्रा। यानी ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए। तो अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में बेसिकली IBM 360 सीरीज़ डेवलप हुआ था, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर डेवलप हुआ था और IBM 370/168 और हनीवेल 6000 सीरीज़ डेवलप हुआ था। ये सारे कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन में डेवलप हुए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC का इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सेकंड जनरेशन से और भी ज़्यादा तेज़, सस्ते और छोटे हो गए, यानी साइज़ में छोटे हो गए। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे, यानी पावर कम कंज्यूम करने लगे। और थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा। कीबोर्ड और मॉनिटर थर्ड जनरेशन में डेवलप हो गए। थर्ड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त पर कई एप्लीकेशन चला सकते थे, जैसा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही वक्त पर बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते थे। एक ही वक्त एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करने लगे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर एक ही वक्त एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करने वाले कंप्यूटर इन्वेंट हो गए, जैसा कि IBM 360 और PDP-11, जो कि एक ही वक्त एक से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते थे। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की तरफ, जिनमें हमारे साथ आता है कि IC साइज़ में बहुत ही छोटी थी और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का परफॉर्मेंस सेकंड जनरेशन से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा तेज़ थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में इतना खर्चा नहीं आता था जितना कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे आता था। अच्छा, तो अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1970 से 2012 तक था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इजाद हुआ, जिसे हम VLSI सर्किट के नाम से भी जानते हैं, जहां एक माइक्रो प्रोसेसर में थाउजेंड्स ऑफ ICs मौजूद होते थे, एक सिंगल सिलिकॉन चिप की शक्ल में। इंटेल कंपनी ने 1971 में इंटेल 4004 चिप डेवलप किया, जिसमें कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स पाए जाते थे, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी इंटेल ने एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया 1971 में इंटेल 4004 चिप के नाम से। फोर्थ जनरेशन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स तक एक ही चिप पर सब कुछ मौजूद था। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स तक एक ही चिप पर सब मौजूद था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और भी ज़्यादा पावरफुल, सस्ता और रिलायबल था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का नतीजा ये हुआ कि इससे पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई, यानी लोग कंप्यूटर्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदने लगे। फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI की डेवलपमेंट हो गई और माउस की डेवलपमेंट हो गई और
और भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस की डेवलपमेंट 4th जनरेशन में हुई। माउस और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की डेवलपमेंट 4th जनरेशन में हुई थी। 4th जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क में सर्वर प्रोवाइड करता है और वो सर्वर कंट्रोल कर सकता है यूज़र्स को, ग्रुप्स को, सिक्योरिटीज़ को, एप्लीकेशंस को और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्वर प्रोवाइड करता है। बेसिक कंसेप्ट यह है कि ये एक सर्वर प्रोवाइड करता है। सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसा कि C++, DBase एट्सेट्रा का भी इस्तेमाल 4th जनरेशन में शुरू हो गया। और 4th जनरेशन के एग्जाम्पल में है कि DEC-10, Cray XMP सुपर कंप्यूटर, PDP-11, Star 1000 और Cray 1 सुपर कंप्यूटर की डेवलपमेंट 4th जनरेशन में हुई। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, 4th जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। ये तो सबसे पहला और सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक माइक्रो प्रोसेसर पर हज़ारों ICs लगे हुए होते थे और 4th जनरेशन कंप्यूटर 3rd जनरेशन से छोटे और भी ज़्यादा तेज़, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। और 4th जनरेशन कंप्यूटर बहुत सस्ते और टिकाऊ थे, यानी बहुत ही सस्ते थे, जिसकी वजह से कमर्शियल यूज़ यानी कंप्यूटर्स का कमर्शियल यूज़ शुरू हो गया। आम लोग भी कंप्यूटर्स को ख़रीदने लगे। पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस ख़रीदते थे, लेकिन 4th जनरेशन में आम लोग भी कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होने लगा और कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। कंप्यूटर हर जगह इजीली अवेलेबल होने लगा और एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतना गर्म नहीं होता था। जैसा कि बाकी जनरेशन में कंप्यूटर गर्म हो जाते, जिसकी वजह से जलने की प्रॉब्लम आ जाती, कंप्यूटर जल जाता। लेकिन 4th जनरेशन में ऐसा नहीं था, वो इतना गर्म नहीं होता था और इसलिए एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इंटरनेट का कंसेप्ट अमल में लाया गया और बहुत हद तक नेटवर्क्स की फील्ड में डेवलपमेंट होता रहा। तो ये थी 4th जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। 4th जनरेशन का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी देख सकते हैं। ये बेसिकली एक कंप्यूटर है और ये माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है। अच्छा, तो अब आते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। 5th जनरेशन का जो पीरियड है वो प्रेजेंट और बियॉन्ड है, यानी जो अभी मौजूदा जो वक्त है ये 5th जनरेशन है और आगे आने वाला वक्त जो होगा वो भी 5th जनरेशन ही होगा, क्योंकि 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से कवर नहीं हुआ है, बल्कि काम अभी भी इस पर हो रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम अभी भी जारी है। 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी VLSI 5th जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी बन गई, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बन गई, जिसके नतीजे में माइक्रो प्रोसेसर चिप बन गया जिनमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद थे। यानी जो VLSI से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बन गया 5th जनरेशन में। और 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जो कि अभी भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस मौजूद है जैसा कि वॉइस रिकग्निशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर है और सुपर कंडक्टर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी बनाने की बुनियाद बनी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 5th जनरेशन कंप्यूटर का गोल ये है कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो नेचुरल लैंग्वेज को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करे और उससे सीखे और ख़ुद को बेहतर करे। यानी एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसको उससे सीखे, उससे ख़ुद ब खुद वो एज ए इनपुट के तौर पर ले ले, उससे सीखे और ख़ुद को बेहतर करे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, जो कि इस सोच के साथ बनाया गया है
ताकि ऐसा कंप्यूटर तैयार किया जाए जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुश्तमिल है रोबोटिक्स पर, न्यूरल नेटवर्क्स पर, गेम प्लेइंग पर, एक्सपर्ट सिस्टम पर, जिससे रियल लाइफ सिचुएशन का डिसीजन ले सके। गेम प्लेइंग, यहाँ पर गेम प्लेइंग का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो गेम बनाए जाते हैं, जैसा कि चेस प्लेइंग, आप लोगों ने चेस गेम खेला होगा, शतरंज भी से कहते हैं। जब आप एक मूवमेंट करते हो यानी एक चाल चलते हो तो दूसरा चाल अपने आप चलता है, उसी तो आपकी जो चाल होती है उसी चाल को सोच में रखते हुए दूसरा चाल उसी तरीके से आप लोगों के साथ खेला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बनाया गया गेम है। और यहाँ पर एक है एक्सपर्ट सिस्टम, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है जिससे हम रियल लाइफ डिसीजन ले सकते हैं, जो कि हमें फ़ायदेमंद साबित होता है कि हम उससे अपने रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे डिसीजन ले सके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 5th जनरेशन कंप्यूटर में सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसा कि C++, जावा, नेट एट्सेट्रा इस्तेमाल हुए। और 5th जनरेशन के एग्जांपल में हमारे साथ लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है, नोटबुक आता है, मोबाइल आता है, अल्ट्रा बुक आता है, क्रोम बुक आता है। ये सारे के सारे 5th जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आप लोग 5th जनरेशन की डायग्राम को देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का एग्जांपल है, और ये कंप्यूटर का है, और ये मोबाइल है। So thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and please do share this video